हेलो विद्यार्थियों, आपको अपने परिवार स्टडी बिंदास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के व्याकरण में वर्णमाला का चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, इनको हम आज बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दोहराते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। मतलब वर्णों को सही क्रम में लगाना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो पूछेगा कि वर्णों की सबसे छोटी इकाई सबसे पहले पूछेगा। तो क्या पूछेगा? वर्णों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? वर्णों की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है। कौन सी होती है? ध्वनि। वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ध्वनि है। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि। अब पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो वर्णों की संख्या पूछेगा। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52। अब 52 कैसे होती है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझते हैं और समझाते हैं। ठीक है, 35 तो मान लीजिए हमारे व्यंजन होते हैं। 35 क्या होते हैं? व्यंजन। 35 हमारे क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। और इसमें 4 जोड़ दिए जाते हैं, क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसमें 13 स्वर जोड़ देते हैं। 13 स्वर जोड़ देते हैं, तो ये टोटल मिला करके हो जाते हैं कितने? 52। ठीक है दोस्तों, लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर पूछ लेता है दोस्तों, तो हमको 45 वर्ण ही लगाने हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया? वर्णों की संख्या 52 हो गई है, जिनमें से 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन को जोड़ दिया जाता है और 13 स्वर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 35 कैसे होते हैं आगे हम समझाएंगे। 4 संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, इनको भी हम आगे व्यंजन में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 45 वर्ण अगर उच्चारण के आधार पर पूछता है, उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या पूछता है वर्णों की संख्या, तो क्या करेंगे हम? 45 ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, 45 ही टिक करना है, जिसमें से 35 तो हमारे क्या हो गए? व्यंजन और 10 स्वर, इन सभी को मिलाकर के हमारे बन जाते हैं 45 वर्ण। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 35 होती है और स्वरों की संख्या 10 होती है। आगे हम समझते हैं। अब वर्णमाला को बांटा कितने भागों में गया है? तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, स्वर 2 भागों से मिलकर बना है या 2 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, और नंबर 2 है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को समझते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोहराते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ध्यानपूर्वक वीडियो के पूरा वीडियो देखिए आप, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। वर्णों की संख्या अगर पूछा जाता है तो हमको टिक क्या करना है? 52। लेकिन अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तो कितनी होती है? 45 होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्वर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसको हम तब तक मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं स्वर। स्वर समझते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या पूछी जाए, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 लगाना है। स्वरों की संख्या पूछी जाए, स्वर की संख्या पूछी जाए तो आपको कितना टिक करना है? 11। ठीक है, लेकिन
उच्चारण के आधार पर 10 ही माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर देखिए दो अयोगवाह निकल जाते हैं। स्वरों की संख्या 11, दो अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अयोगवाह जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 टिक करना है। ठीक है दोस्तों, दो अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंक और आहा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंक होता है और आहा होता है। इतना समझ में आ गया होगा। ये अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वर। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। और आहा को क्या कहते हैं दोस्तों? आहा को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए, अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको लगाना है 10 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें ऋषि को भी हटा देते हैं। पहले दो निकल गए, कौन से? अयोगवाह। स्वरों की संख्या बची कितनी? 11। लेकिन उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है तो कितने बचते हैं? स्वर। उसमें ऋषि को भी हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋषि के बाद ऋषि और आहा को हटा दोगे तो दोस्तों हमारे कितने स्वर बचेंगे? अब बच्चे तो रहे नहीं आप लोग छोटे बच्चे की अब हम स्वर लिख के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं। स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं। इसको मिटा दें, उसके बाद समझते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम स्वर लिख लेते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हास्य स्वर। हास्य स्वर। नंबर 2 किसमें बांटा गया? दीर्घ। ठीक है, दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हास्य स्वर क्या होता है? कभी कभी इसकी संख्या दे देते हैं, एक दीर्घ दे देंगे और एक और 3 हास्य दे देंगे। पूछेंगे इनमें से कौन सा हास्य स्वर नहीं है, तो हमको जो नहीं रहेगा उसमें टिक कर देना। हास्य स्वर होते क्या है? जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कि छोटा आ, इसको बोलेंगे तो दोस्तों बड़े आ की अपेक्षा कम समय लगेगा। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हो गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया? ऋषि। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की ओर। हास्य स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। 1 2 3 4। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेस। इसको याद कर लेना है, या तो आप बोलकर भी पता लगा सकते हो। ठीक है, अ ई उ रेस। लेकिन बड़ा आ बोलोगे तो ज्यादा समय, और जिसमें ज्यादा हास्य स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है दोस्तों, हास्य स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7। हम बोलते हैं जैसे बड़ा आ, काफी मुंह भर गया हमारा, आ काफी समय लग रहा है। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको बोलने में बहुत समय लगता है। देखो आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, इनकी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वरों की? तो 7 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं प्लुप्त स्वर। हालांकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको मतलब दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगे, मतलब एक प्रकार से इसको थोड़ा ज्यादा समय लेकर बोला जाए या कहा जाए तो खींच के पढ़ा जाए। कोई चीज है, जैसे मान लीजिए इसका चिन्ह होता है ये, अगर ये लग जाता है किसी में तो हम थोड़ा उसको बढ़ाकर या खींच कर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए राम लिख दिया, अब राम सिंपल भाषा में लिख दिया राम, तो ऐसे पढ़ दोगे राम। लेकिन अगर ये चिन्ह लग गया राम, तो इसको हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, राम ऐसे पढ़ेंगे राम, तो काफी समय लेकर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले राम पढ़ते हैं हमने, ओम हो गया, ओम ऐसे सिंपल सी भाषा में लिख देंगे, ओम लिख दिया।
लेकिन अगर ओम में ये चिन्ह दर्शाया गया है तो थोड़ा सा बढ़ाकर ये खींच कर पढ़ेंगे ओम। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अग्र स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं और मध्य स्वर क्या होते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा भी हम करते हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों अग्र स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर दोस्तों जिनको बोलने में जीभ का आगे वाला भाग काम करता है उसे ही अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर अग्र स्वरों की संख्या पूछे तो 4 होती है। अग्र स्वर कौन कौन होते हैं दोस्तों? जिनको बोलने में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई कामा बड़ी ई और ए आए, इनको बोलने में दोस्तों जीभ का आगे वाला हिस्सा जो है ये काम करता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर, ठीक है दोस्तों। अब मध्य स्वर क्या होता है? जो जीभ के मध्य वाला भाग, जिनको बोलने में या उच्चारण करने में हमारा जीभ का मध्य वाला हिस्सा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ छोटा आ था, छोटा आ बोलेंगे अ, तो जीभ का मध्य हिस्सा काम करता है। ठीक है, अब पश्च स्वर बोलेंगे। ठीक है, पश्च स्वर, अब इनका क्या मतलब होता है? पश्च स्वर जो जीभ के सबसे पीछे वाला हिस्सा, जिनका उच्चारण करने में जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा काम करता है उन्हें ही पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पश्च स्वर को समझते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इसमें हो गया बड़ा आ बोलते हैं तो पीछे वाला हिस्सा काम करता है। ठीक है, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आ जाओ ओ, आओ, और ये वाला आ, इस पे चांद लग जाता है, ये भी पश्च स्वर से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, इतना हम स्वर के बारे में जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इनकी ध्वनियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बड़ा आ कहाँ से बोला जाता है, आहा कहाँ से बोला जाता है, छोटा आ कहाँ से निकलता है, कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती, कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम रब कर देते हैं। हाथ अग्र स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटी, बड़ी, ए, आए। और मध्य स्वर क्या होते हैं? जो जीभ के मध्य वाला हिस्सा काम करता है, जिनका उच्चारण करने में जीभ के मध्य वाला हिस्सा काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 1 है। ठीक है, अगर पश्च स्वर पूछा जाए तो कौन होते हैं? जो जीभ के मतलब सबसे आखिरी वाला हिस्सा काम करता है, जिनका उच्चारण करने में जीभ का सबसे आखिरी वाला हिस्सा काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर के बारे में, इनकी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसको हम कर देते हैं रफ। अब सबसे पहले हम सोचते हैं छोटा आ और बड़ा आ और आहा, ये कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? ये तीनों तो हमारे कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। कंठ क्या होता है हमारा? ये जो होता है इसको हम कंठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे कंठ से निकलते हैं। छोटा आ आहा, ये सब हमारे कंठ से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है ई। समझते, छोटी ई और बड़ी ई, ये कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? ये हमारे तालु से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? तालु से। ठीक है, अब ई, अब ऊ आते हैं दोस्तों, कंठ तालु। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों हमारे कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? तो इनको बोलने में हमारा ओंठ का प्रयोग होता है। देखना, बोलकर देखना दोस्तों, ओंठ से निकल ऊ
ऊ, है ना दोस्तों, तो बोलते हैं तो ये ओष्ठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से। अब हम बढ़ते हैं ए और आय के। तो ए जो होता है दोस्तों वो कहाँ से निकलता है हमारा? ए और आय, ए आय, ये दोस्तों कंठ और तालु। तालु मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंठ, क्या लिख गया दोस्तों, कंठ प्लस तालु, ये दोनों कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? कंठ और तालु से निकलते हैं। अब आती है ओ और आओ की बारी। ओ और आओ, ये दोनों कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? ये दोनों ओ आओ मतलब ये कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? कंठ, कंठ ओष्ठ प्लस ओष्ठ। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक हमारा बचता अंक। अंक कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये नाक से हवा निकलता, तो इसको नासिक कहते हैं। अंक की बिंदी वाला कहाँ से निकलेगा? नासिक। इतना अब हमारे समझ से दोस्तों आपका स्वर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज सिर्फ ओनली स्वर को समझे हैं, कल हम समझेंगे व्यंजन को। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्णमाला किसे कहते हैं हम बिल्कुल समझ चुके हैं दोस्तों, स्वर भी समझ चुके हैं। अब हम कल समझेंगे व्यंजन क्या होता है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं और व्यंजन को हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, क्योंकि व्यंजन और भी बड़ा है, स्वर से भी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते चलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।